आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री का टॉपिक आयनेशन एनर्जी। बेटा इस वीडियो में आपको बताऊंगा आयनेशन एनर्जी क्या होती है और किस तरह से हम इस वीडियो को पढ़ने वाले। ध्यान से समझो। पहले सबसे पहले बेटा हम जानेंगे आयनेशन एनर्जी की डेफिनेशन के बारे में कि आयनेशन एनर्जी क्या होती है। जैसे वैसे जनरली आयनेशन एनर्जी होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी आयनेशन एनर्जी, पर आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। उसकी यूनिट्स क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, वालिस टाइप की यूनिट। सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी क्या होती है, भाई एक इलेक्ट्रॉन निकला तो आयनेशन एनर्जी फर्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपने दूसरा निकाला उसे आयनेशन एन2 कहेंगे, तीसरा निकाला आयनेशन एनर्जी। अब दिखाएंगे कि I1 I2 I3 में कौन सा वैल्यू बड़ी होती है कौन छोटी होती है। चौथे में हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर पे हमारी आयनेशन एनर्जी डिपेंड करती है, जैसे साइज पे डिपेंड करती है, एटम के चार्ज पे डिपेंड करती है, ठीक है ना, सारी की सारी बातें आगे चलिए। फिर आएंगे कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड मतलब बेटा कि अलोंग द पीरियड, आपको पता है कि कितने पीरियड्स होते हैं, 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स होते हैं। सब में तो ट्रेंड चेक नहीं करेंगे, 2-3 में करके दिखाएंगे, ये आपको बताएंगे एक्सेप्शन क्या है। आयनेशन एनर्जी डाउन एक ग्रुप, आपको पता है 18 ग्रुप होते हैं टॉप टू बॉटम, है ना, उसमें से कुछ ग्रुप पकड़ लेंगे, उसमें देखेंगे क्या पैटर्न है इसका। फिर आगे जाके मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कैसे आयनेशन एनर्जी वेरी करती है, I1 I2 की वैल्यू कैसे चेंज होती है, और क्रोमियम और मैग्नीशियम में। आगे जाके फिर बेटा नाइट्रोजन नाइट्रोजन प्लस में भी शो करेंगे किस तरह से एनर्जी का पैटर्न है। एक्सेप्शन पढ़ेंगे ग्रुप में कौन कौन सी एक्सेप्शन है जहां से आपके क्वेश्चन रेगुलरली बन के आते हैं, और फिर आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को खत्म कर देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। बेटा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम टू इन्फिनिटी। बेटा ठीक है, सवाल बेटा मेरा ये है कि हमें एनर्जी देनी ही क्यों पड़ती है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकाल सकते, है ना। कोई तो ताकत ऐसी होगी जो बेटा उसको पकड़ के बैठी होगी इलेक्ट्रॉन को, तभी तो हम एनर्जी दे रहे हैं। तो ताकत कौन सी पहले समझते हैं। बेटा ये बेटा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन मान लो और न्यूट्रॉन, बेटा नहीं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आएगा, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा बेटा इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ तक मानो, यहाँ तक ठीक है कि भाई न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, प्रोटॉन पे बेटा पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिला के ताकत लगाएंगे, और ताकत का नाम होता है बेटा फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। कौन सी फोर्स लगती है बेटा, कूलम्स लॉ था, एक कूलम्स लॉ करके आएगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी और 12th में पहुंचे और फिजिक्स में पढ़ेंगे आप लोग पहले चैप्टर में कूलम्स लॉ, कि दो चार्जेस होते हैं उनके बीच कौन सी ताकत लगती है, कूलम्स लॉ फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2, Q1 पहले चार्ज यानी प्रोटॉन की जो वैल्यू होगी, Q2 उसके आर्म के बीच का डिस्टेंस, और के बेटा एक कांस्टेंट। मतलब ये ताकत जो ऐसी है जो बेटा न्यूक्लियस को रोक के बैठी है, इतनी ताकत लगा रही है, उसको इलेक्ट्रॉन पर ताकत लगा रही है, इतनी सारी ताकत लगा के बैठी है, ठीक है। अब आप चाहते हो यार मेरा इलेक्ट्रॉन हट जाए, आप चाहते हो मेरा इलेक्ट्रॉन हट जाए, तो आपको ताकत तो देनी पड़ेगी। ये मैंने मार्कर है मेरा, मैंने टाइटली पकड़ रखा है बेटा, आप चाहते हो यार मार्कर छीन के भाग जाओ, तो आपको मेरे से हाथ से ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी ना, तभी तो खींचेगा ये। तो वही एनर्जी है, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू इन्फिनिटी। अब और बातें समझते हैं बेटा। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मतलब बेटा बाहर वाला शेल, ये तो आपको पता है कि बाहर वाले शेल में जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे सोडियम है 2 8 1 है बेटा, तो बाहर वाले शेल में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसी से रिएक्शन होती है, तो इसको हटाना बेटा। वैलेंस शेल मतलब आखिरी वाले शेल में यहाँ पे और वर्ड लिखे गए, लिखा गया आइसोलेटेड बेटा, एक लिखा गया है गैसियस एटम। बेटा आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी चीज लोनली अकेला तना हो। मान लो आप 4 दोस्तों ग्रुप है, ठीक है, अब मुझे याद करना कि यार इस पे मुझे नजर रखनी है किसी एक बच्चे पे। अब 4 बंदों के बीच तो उसका बिहेवियर अलग होगा, अलग तरह से बातें करेगा, मैं उसमें नजर का बसता हूँ, जो उसको बेटा अकेला आइसोलेट कर दूं, मतलब आइसोलेट कर दूं, अलग से कर दूं, फिर मैं मॉनिटर करूंगा कब खाता है कब सोता है कैसे पढ़ता है सब चीजें, ठीक है। उसी तरह बेटा आइसोलेटेड बेटा कब कर सकते हैं हम, गैसियस हटा। एग्जाम्पल आप सोचो, सॉलिड में तो बेटा मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं तो इसका बिहेवियर पे असर डालेंगे, पर गैसेस में क्या होता है, गैसेस में तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है दूसरा यहाँ पे है, तो जब हम उसको अलग से कर देंगे बेटा, अलग कर देंगे, तो बेटा दूर दूर होते हैं, तो हम उसको बेटा एफिशिएंटली पढ़ पाएंगे। तो बात समझ आ गई। आइसोलेटेड का मतलब क्या, अकेला कर देना, क्योंकि बेटा सॉलिड में आइसोलेटेड हो नहीं सकता, लिक्विड में पास ही होते हैं, गैसेस में बहुत दूर होता है, तो एक मॉलिक्यूल को बेटा स्टडी करने के लिए क्या अलग है। तो ये बात समझ आ गई, टू इन्फिनिटी बेटा, मास से इन्फिनिट डिस्टेंस पे ले गए, बात समझ आ गई, डेफिनेशन ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो बेटा कोई भी मेरा एलिमेंट है, कोई है ना, यहाँ पे जनरल मेटल ही मान सकते हो। अब जब उससे आपने एक इलेक्ट्रॉन हटाया, जब उससे एक इलेक्ट्रॉन हटाया
तो बेटा जनरली इस पे कौन सा चार्ज आएगा? भाई कैटायन आप समझते हो ना कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन हटता है तो प्लस आता है, उल्टा होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हो तो नेगेटिव आता है, पर इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस देने के लिए बेटा एक हीट रिलीज होगी, और इस हीट को ही तो कहते हैं हमारी क्या, आयनेशन एनर्जी कह लूँ, आयनेशन पोटेंशियल कह लूँ, मैं इसको आयनेशन एंथैल्पी कह लूँ, तीनों एक ही बात है। ठीक है, ठीक है। अब आप मुझे जिस रिएक्शन के लिए बेटा हीट नेगेटिव होती है उसे क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक कि जिस रिएक्शन कराने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है, तो एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ एक क्वेश्चन और बना के कि बताइए आयनेशन एनर्जी मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो आपने कहा सर क्योंकि आयनेशन एनर्जी है कि कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, तो एनर्जी देने पड़ने का मतलब क्या होगा? एंडोथर्मिक। तो बेटा आयनेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। एक समझ आ गया क्वेश्चन? ठीक है, आगे चलते हैं यूनिट्स पे। भाई कौन कौन सी यूनिट से नापा जाता है? जैसे पावर को वॉट में जाना जाता है ना, करंट को एम्पियर में ना जाए, वैसे आयनेशन एनर्जी की भी यूनिट है। और इससे कौन सी यूनिट है बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बात समझ आ गई? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है? लिख भी देता हूँ बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। और बड़ी यूनिट है बेटा किलो जूल पर मोल, है ना, अगर बड़े उसमें निकालना हो तो किलो जूल पर मोल। अगर एक पूरे एक मोल की बात हो, पूरे एक मोल की बात हो, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बेटा किसके बराबर होता है? 96 किलो जूल पर मोल। यहां तक समझ आ गया यूनिट्स के बारे में? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सक्सेसिव आयनेशन। सक्सेसिव मतलब होता है बेटा लगातार, कि यार सबसे पहले देखो आपने अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो बेटा आयनेशन एनर्जी 1, उसके बाद आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला इसमें से तो फिर आयनेशन एनर्जी 2, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला आयनेशन 3। अब मेरा सवाल अगेन एक सवाल बनता है कि बताइए आयनेशन एनर्जी 1 होगी, आयनेशन एनर्जी 2 होगी, आयनेशन एनर्जी 3, कौन सी ज्यादा होगी? हालांकि मैंने आंसर तो लिखा हुआ है कि 3, 2, 1 की सबसे ज्यादा थर्ड वाली होती है। फिर क्यों होती है? देखो बेटा सबसे पहले आपने किसी एटम से, मान लो ये एटम था मेरा, यहाँ प्रोटॉन थे, यहाँ से बेटा इलेक्ट्रॉन थे, आपने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, कोई आयनेशन एनर्जी देनी पड़ी, बना था। अब जब दूसरा हटाओगे बेटा, दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाओगे, तो आप मुझे बताओ ना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बेटा सेम रहे। भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहे, आपको पता है प्रोटॉन चेंज नहीं होते बेटा। जैसे अगर मैं आपसे एग्जांपल लूं Na+ का और Na का, तो Na में बेटा 11 प्रोटॉन है, 11 ही प्रोटॉन Na+ में है, हालांकि इलेक्ट्रॉन इसमें 11 है, इसमें 10 है। बात समझ आई नहीं? तो प्रोटॉन सेम रहते हैं, बट कम क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बेटा? डिक्रीज हो गए। अब जब आपने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो बाकी बचे इलेक्ट्रॉन को बेटा प्रोटॉन, और जो प्रोटॉन है वो तो सेम रहे, और ताकत से पकड़ेंगे, और ताकत से पकड़ेंगे। बट आप चाहते हो इलेक्ट्रॉन निकल जाए, बहुत ताकत लगा के इलेक्ट्रॉन को हटा देते हो। तो जितनी पहली बारी जब आपने इलेक्ट्रॉन निकाला था तो वहां तो बहुत एनर्जी नहीं देनी पड़ी थी, कोई अपोजिशन नहीं था। बट दूसरे गेम में बेटा क्या, प्रोटॉन ने बहुत टाइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गए और प्रोटॉन सेम रहे, उन्होंने और ताकत से इलेक्ट्रॉन खींचा, तो आयनेशन एनर्जी 2 ज्यादा हो गई। थर्ड केस में बेटा फिर भी आपने जबरदस्ती देखो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, पहला निकाल लिया, दूसरा, थर्ड में तो और कम इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन सेम रहे। भाई पॉजिटिव चार्ज वाले और कम को और ताकत से खींचेंगे, तो बेटा और आपको आयनेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये समझो आप सक्सेसिव आयनेशन, हमेशा याद रखना है ट्रेंड आपका बेटा, पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी आयनेशन सबसे ज्यादा है, तो आयनेशन एनर्जी थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज्यादा होती है, फिर 2, फिर फर्स्ट। आगे हम जानेंगे कौन कौन से फैक्टर पे हमारी आयनेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। बेटा जनरली 4 फैक्टर जिस पे हमारी आयनेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। पहला साइज ऑफ एटम, सेकंड है न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और चौथा है मेरा पेनिट्रेशन इफेक्ट या फिर सबशेल इफेक्ट। एक एक करके जान लो। साइज ऑफ एटम बेटा अगर देखो, एटम का साइज छोटा, जनरली मान लो इस तरह से एटम बस 2 एटम दे दिए, बड़ा एटम जिसका साइज और एक छोटा एटम, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ कि अगर मान लो ताकत है जनरली छोटे डिस्टेंस में ज्यादा लगेगी बड़े डिस्टेंस में, न्यूक्लियस की ताकत छोटे डिस्टेंस में ज्यादा लगेगी बड़े। आपने कहा सर अगर बड़ा डिस्टेंस होगा ताकत कम लगेगी। आप एग्जांपल आप मेरे समझो, इस कमरे में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ खड़े होके, इस कमरे में मेरी आवाज ज्यादा होगी कि वहां तक दूर तक आवाज जाएगी? वहां पे कम होती जाएगी। तो जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा बेटा आवाज ही मेरी कम हो जाएगी ना। तो वही समझो आप कि यार न्यूक्लियस ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो बेटा आयनेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एटम, कि एटम का साइज छोटा तो बेटा आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा। मतलब देखो ना, अगर साइज छोटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, न्यूक्लियस की ताकत ज्यादा है। यहाँ बेटा साइज बड़ा है, न्यूक्लियस की ताकत कम है, तो आयनेशन एंथैल्पी बेटा क्या होगी?
ज्यादा, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे साइज बड़ा है तो आयनेशन एंथैल्पी बेटा कम होगी ना। हाँ ठीक। सेकंड है न्यूक्लियर चार्ज बेटा। न्यूक्लियर चार्ज बेटा, आयनेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनसी, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बेटा कैसे लिखो। न्यूक्लियर चार्ज क्या है, न्यूक्लियस पे चार्ज, और न्यूक्लियस पे क्या होता है बेटा, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन इसलिए लिखा हो, न्यूट्रॉन होता है, नहीं प्रोटॉन होते हैं। और प्रोटॉन बेटा याद करना, प्रोटॉन मतलब तो एटॉमिक नंबर भी होता है जेड। तो जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उतनी ज्यादा ताकत होगी उनकी, और जितनी ज्यादा ताकत होगी बेटा उतना बेटा वो आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा। तो इसीलिए लिखा है आयनेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेटा, कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे कैसे देखो। स्टेबिलिटी की मैं बात करूं, दो ही कन्फिग्रेशन स्टेबल माना जाता है, एक हाफ फील्ड और एक फुल फील्ड। एग्जांपल डी में बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10, पी में आते हैं 6, एस में आते हैं 2। तो अगर आपने कहीं देखा एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड स्टेबल है, पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड स्टेबल है, डी में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन, ये कन्फिग्रेशन ज्यादा स्टेबल होती है। बात समझ आई ना, इनकी एनर्जी एनर्जी बहुत हाई होती है। फुली फील्ड की बात करो, डी में 10 आना, पी में 6 आना, इसमें 2 आना। तो जब भी ऐसी कन्फिग्रेशन आ जाएंगी तो आपकी आयनेशन एंथैल्पी बेटा बढ़ जाएगी, आयनेशन एनर्जी की वैल्यू, क्योंकि स्टेबल है ना। स्टेबल जगह से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। फोर्थ है पेनिट्रेशन इफेक्ट और सबशेल इफेक्ट। मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछिए, 2s और 2p में से कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना, वो है बेटा इजीली है या मुश्किल है, या फिर ज्यादा एनर्जी किसकी। तो आपने बोला यार सर देखो 2s जो है नजदीक होगा, 2p थोड़ा सा दूर होगा, तो वहां से निकालना पड़ा। एक रीजन तो ये हल्के समझने के लिए से समझ सकते हो, बट एग्जैक्टली ये रीजन नहीं होता। मतलब पेनिट्रेशन इफेक्ट मतलब कितना ही ज्यादा, देखो एस वाले का ज्यादा होता है, पी का ज्यादा, टी, तो मतलब 2s की आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 2p। अब देखो क्यों होगी, ठीक है, समझते हो। जनरली अगर आप किसी भी ऑर्बिटल, कौन सी जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना मुश्किल है, वो ज्यादा है। ऑर्बिटल क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की सब संभावना 90 या 95% है। अब मान लो मेरा एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, एक मेरा पी में है, 2s और 2p, और डी में एक एफ में है ना। एफ में तो खैर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर छोड़ो। अब आप देखो बेटा, अगर मुझे ऐसी जगह से इलेक्ट्रॉन निकालना है जहां पे बेटा एस ऑर्बिटल की शेप क्या स्फेरिकल है, तो स्पेरिकल वाला जो है पूरे के पूरे न्यूक्लियस को ढक लेगा। यार एग्जांपल आप समझो, आपको बोर्ड दिख रहा है बेटा, ठीक है। अब मैं मान लो एस ऑर्बिटल हूं, मैं आपके सामने आ जाए ऐसे करके, अब मैंने पूरा ढक लिया, तो क्या वहां से बोर्ड से कुछ देखना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा, कुछ दिख ही नहीं रहा। तो इसी तरह बेटा, क्योंकि एस ऑर्बिटल की शेप क्या है, स्पेरिकल है, आपको न्यू इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, इसलिए बेटा पूरा घेर के बेटा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना। बट अगर आप कंपेयर करो पी की बेटा कैसी होती है, डम्बल कहते हैं इसको, डम्बल। यहाँ से बेटा आसान होगा, फिर डी से और आसान होगा बेटा, समझ आ गया ना। तो इसलिए पेनिट्रेशन इफेक्ट कैसे होता है, एस ऑर्बिटल से सबसे ज्यादा बेटा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, फिर पी से, फिर डी से, फिर ऐसे एफ से चल रहा है। बात समझ आ गई। अब हम देखेंगे कि आयनेशन एनर्जी का क्या पैटर्न है, वेरिएशन ऑफ आयनेशन एनर्जी अलोंग अ पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप बेटा। ये आपको पता है, पूरी पीरियड टेबल को बेटा 7 हॉरिजॉन्टल रोज में बांटा ना, रोज ऐसे होती है, ऐसे ऐसे एक ऐसे, उन्हें पीरियड्स कहते हैं। 18 वर्टिकल कॉलम बांटे ऐसे करके, उन्हें हम ग्रुप कहते हैं। तो हम देखेंगे यार अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग रोज में बेटा किस तरह से हमारी आयनेशन एनर्जी चेंज कर दिया, क्या पैटर्न है ना। सारे के सारे ग्रुप नहीं पढ़ने, दो तीन ग्रुप पढ़ने, 2-3 बेटा हॉरिजॉन्टल रोज पढ़नी है, और इसलिए पढ़नी कि वहां से क्वेश्चन आते हैं। सारे नहीं पढ़ने, हमें वही क्वेश्चन पढ़ने जो हमारे पेपर में है ना। पहला हम समझते हैं वेरिएशन ऑफ एनर्जी अलोंग अ पीरियड लेफ्ट टू राइट। जनरली लेफ्ट टू राइट आप देखो, अगर आप यहाँ से इधर चले, इधर चले, इधर चले, इधर चले, ऐसे करके चलते गए, तो अगर आप देखो यहाँ पे लिथियम एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन लिथियम 3, बेरिलियम 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये इनका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि एटॉमिक नंबर हमारा किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर बराबर होता है बेटा प्रोटॉन के बराबर, किसके, और प्रोटॉन कौन सा चार्ज कैरी करते, पॉजिटिव। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, हम पहले भी पढ़ चुके हैं फैक्टर अफेक्टिंग आयनेशन एनर्जी में, कि जितना ज्यादा मेरा पॉजिटिव चार्ज होता है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। तो होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था देखो, कि सबसे ज्यादा आयनेशन एनर्जी इसकी, फॉलोइंग की ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन, फिर ऐसे करके पैटर्न बनना तो हमारा क्वेश्चन हो जाता था। बट ऐसा होता नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है। होता क्या है कि जनरली अब देखो इस तरह से होता है। अब आपने समझना ऐसा क्यों होता है, अगर आप ध्यान से देखो, जनाब इस कन्फिग्रेशन पे जाओ, इसकी बेरिलियम के बच्चे, तो बेरिलियम की कन्फिग्रेशन क्या होती है, यहाँ बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम 1s2 2s2। आप जाओ नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन पे 1s2 2s2 2p3, यहाँ तक ठीक है।
अब जब आप बेरिलियम और नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन में गए तो आपने एक चीज देखी यार, इसे फुली फिल्ड है और ये हाफ फील्ड है। मैंने आपको ये भी बताया है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू पार्शियली फील्ड। तो अब आप कार्बन का देखो बेटा, कार्बन का देखो, यहाँ पे आप कार्बन का देखो, कार्बन के लास्ट में कितना है, 1s2 2s2 2p1, है ना। तो होगा क्या, क्योंकि हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है किसकी, बेरिलियम की, बेरिलियम की और किसकी, नाइट्रोजन की। तो ये एक एक जंप करके आगे निकल जाएंगे, मतलब इनकी आयनेशन एनर्जी, बेरिलियम की आयनेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा हो जाएगी, नाइट्रोजन की आयनेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगी। देखो यहाँ मैंने लिखा भी है, देखो बेरिलियम की आयनेशन एनर्जी देखो किससे ज्यादा हो गई बोरोन से ज्यादा हुई है, नहीं हुई है, और नाइट्रोजन की आयनेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा हो गई। तो यही हमारा एक एक्सेप्शन भी लिखते हैं, इसको आप एक्सेप्शन भी कह सकते हो कि यार इस तरह से होता है। और क्यों होता है मैंने आपको बता दिया, बिकॉज हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड। यहाँ तो ठीक है, या फुली फील्ड ज्यादा स्टेबल है। तो ये पैटर्न आपको समझ आ गया था कि ठीक है। पीरियड थ्री में चले अगर हम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, है ना। अगर एटॉमिक नंबर लिखने 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। होना क्या चाहिए था, जो होना तो वही चाहिए कि भाई यहाँ से यहाँ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं आने से, बट ऐसा नहीं होता। अगेन आप देखोगे होना क्या चाहिए था, एक्सपेक्टेड, देखो मैंने लिखा है एक्सपेक्टेड होना ये चाहिए था। होता क्या है कि अगेन बेटा मैग्नीशियम जंप मार के कहाँ निकल जाता है, एल्यूमिनियम से आगे, और यहाँ पे हमारा जो ये क्या नाम है इसका, ये फॉस्फोरस जंप मार के यहाँ निकल जाता है सल्फर। क्यों, क्योंकि भाई देखो अगेन मैं जब बात करते हैं मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2 2s2 2p6 और लास्ट में 6 8 10 12 3s2। आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो फॉस्फोरस की, 1s2 2s2 2p6 6 8 10 12 15 3p3। अब ये देखो ये भी हाफ फील्ड है, ये भी फुल्ली फील्ड है। तो क्या करते हैं, क्योंकि स्टेबल ज्यादा हो गए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है, तो एक जंप करके, और कितना जंप करके, एक ही आगे जाएंगे। ये नहीं कि भाई मैग्नीशियम हाफ फुल्ली फील्ड हो गया तो जंप करके यहाँ, कितने का जंप होगा देखो। तो अब यहाँ देखो मैग्नीशियम यहाँ जंप करके किसके बाद आया, एल्यूमिनियम के बाद आया, और मेरा फॉस्फोरस किसके बाद आया, सल्फर के। तो ये आपको दोनों बातें याद रखनी है, वेरिएशन ऑफ एनएचएन। ग्रुप की बात करें अगर, ग्रुप ले ले मैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फेरेंशियम, ठीक है, नॉर्मल सा ग्रुप है, ठीक है। ऊपर से नीचे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, जिसका जितना बड़ा साइज वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा। तो बेटा आयनेशन, इसकी आयनेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम, बेटा आयनेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम क्या होगी हमारी, डिक्रीज, है ना, क्योंकि साइज बढ़ेगा। तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट एक बात, अगर आपसे कोई पूछे कि विच एलिमेंट है स्लोएस्ट आयनेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम आयनेशन एनर्जी किसकी है, तो आप क्या बोलेंगे, सीशियम। आपने बोला सर यहाँ तो फ्रेंशियम भी लिखा है, फ्रेंशियम लिखा है बेटा, बट फ्रेंशियम अगेन इट इज ए रेडियो एक्टिव, तो इसको कंसीडर ही नहीं करते। तो कहीं भी क्वेश्चन पूछे कि इस पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम आयनेशन एनर्जी किसकी है, सीशियम की, यहाँ तो ठीक है। ग्रुप सेकंड की बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अगेन टॉप टू बॉटम क्या होगा, टॉप टू बॉटम, साइज बढ़ेगा तो आयनेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है। मेन आपको वही याद रखना है जहां पे आपका एक्सेप्शन आएंगे, वो आपको अच्छे से याद रखना। अब हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ आयनेशन एनर्जी 1 एंड आयनेशन एनर्जी ऑफ 2 ऑफ ऑक्सीजन एंड, यहाँ पे हम लिख देंगे ऑक्सीजन, यहाँ लिख देंगे नाइट्रोजन, ठीक है भाई। कन्फिग्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1s2 2s2 2p4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, हाँ 1s2 2s2 2p4, इसका बेटा 7 होता है, 1s2 2s2 2p3। यहाँ तक ठीक है। चलो अब आप समझो बेटा, आयनेशन एनर्जी 1 है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसकी एनर्जी ज्यादा है ना। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो O में से एक इलेक्ट्रॉन गया O प्लस, N में से एक इलेक्ट्रॉन N प्लस, यहाँ कन्फिग्रेशन बन जाएगी 1s2 2s2 2p3, यहाँ बन जाएगी 1s2 2s2 2p2। यहाँ तो ठीक है, 3 5 7 6। अब आप मुझे बताओ कि यार आयनेशन एनर्जी देखो, यहाँ बेटा पार्शियली फील्ड था, यहाँ हाफ फील्ड था, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। आपने कहा सर हाफ फील्ड स्टेबल होते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, यहाँ से आसान। तो आयनेशन एनर्जी 1 जो है नाइट्रोजन की ज्यादा होगी बेटा, आयनेशन एनर्जी 1 ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ तक ठीक, ठीक है।
अब मैं अगर बात करूं बेटा सेकंड आयनेशन एनर्जी I2, सेकंड आयनेशन एनर्जी, ठीक है। अब O प्लस की बात करो और N प्लस की बात करो, अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है तो आएगा O प्लस टू और क्या आएगा 1s2 2s2 2p2 और 1s2 2s2 2p1, है ना। अच्छा, हाँ ठीक है। अब सेकंड वाले केस में देखो बेटा, पहले तो ये हाफ फील्ड हो गया और ये हो गया बेटा पार्शियल, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा मतलब, और यहां से आसान होगा। मतलब I2 जो होगी वो बेटा हमारी ऑक्सीजन की ज्यादा होगी और I2 ऑफ नाइट्रोजन के कंपैरिजन। बात समझ आ गई। कॉन्फ़िगरेशन में बड़ा डिपेंड करेगा, अगर हाफ फील्ड आ जाता है वहां से इलेक्ट्रॉन, पहले केस में क्या था, ये पार्शियली फील्ड था, ये हाफ फील्ड था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। जब एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला कॉन्फ़िगरेशन बदल गई, O प्लस हाफ फील्ड हो गया ये बेटा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान था। पहले केस में आयनाइजेशन एनर्जी 1 किसकी ज्यादा थी, नाइट्रोजन की ज्यादा थी। बट दूसरे केस में क्या हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी 2 जो थी ऑक्सीजन की ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। यहाँ तक ठीक है। चलो क्वेश्चन पूछा, कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ N एंड N प्लस, N लिख दो और N प्लस लिख दो ना, 1s2 2s2 2p3 लिख दिया, इससे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी 1 मान लो। चलो अब यहां से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला बेटा, तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p2 और यहां से अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p2 2p1। यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, नाइट्रोजन हमारा हाफ फील्ड है, तो आयनाइजेशन और ये बेटा पार्शियली फील्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, यहाँ से आसान होगा। तो आप कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ N प्लस। बात समझ आ गई, आपने बोला, बट ये हो जाएगा मेरे भाई गलत बेटा। आपने कहा सर बात तो गलत क्यों है, क्योंकि या तो हाफ फील्ड और आपने जैसे पढ़ा था वही। हमेशा याद रखना है कि जब हम सेम एलिमेंट की बात करेंगे, जब भी हम बात करेंगे सेम एलिमेंट, जैसे N की, नाइट्रोजन की पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड, फर्स्ट, कंपैरिजन होगा, तो हमारा ऑर्डर एक ही रहेगा कि थर्ड वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड वाली और फर्स्ट वाली, बेटा यही ऑर्डर रहेगा। अगर सेम जैसे N प्लस टू बात करें, O प्लस वन, O प्लस टू बात करें, तो हमेशा आपको याद रखना है सेम एलिमेंट के लिए हमेशा हमेशा ऑर्डर आपका यही रहेगा। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ N प्लस विल बी ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ N। कब, जब सेम एलिमेंट की कंपैरिजन होगा। वहां पे पिछले केस में देखो ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंपेयर करे थे, अलग अलग थे, बट यहाँ पे तो N प्लस ऐसे करेंगे, N प्लस टू या O प्लस वन O प्लस टू। तो ये बात याद रखना कि उस समय हमेशा ऑर्डर यही रहेगा, कुछ भी हो जाए तब आपको कॉन्फ़िगरेशन चेक नहीं करनी, ठीक है। आगे चलते हैं, ग्रुप 13 की बात करें, टॉप टू बॉटम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एक्सपेक्टेड क्या होना था, ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, ये होना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। अगर आप ध्यान से ग्राफ को देखो, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ आयनाइजेशन एनर्जी वर्सेस एटॉमिक नंबर, ये ग्राफ आपको प्लॉट करना सीखना नहीं है, समझाने बच्चे कैसे। तो ये ग्राफ में देखो जिसकी वैल्यू सबसे ऊपर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, तो इस हिसाब से बोरोन, दूसरे नंबर पे ये आ रहा है थैलियम, तीसरे नंबर पे आ रहा है गैलियम, चौथे पे आ रहा है एल्यूमिनियम, पांचवे पे आ रहा है मेरा इंडियम। बात समझ आ गई। तो ये पैटर्न होना तो ये चाहिए था, हो क्या जाता है कि जो टेलेरियम है यहाँ आ जाता है, इसके बाद आता है, मतलब सेकंड नंबर पे आता है। तो बोरोन, टेलेरियम नहीं, बोरोन, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम और इंडियम। ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो अगर हम बाद में समझेंगे कभी, टीएल में हमारा होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है रेगुलर डिक्रीज इन साइज ऑफ लेंथेनाइट मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका जब से पीरियड टेबल में सबसे होता है, जैसे लेंथेनाइट होते हैं ना 4f वाले 5f वाले, वो लेंथेनाइट एक्सटेंड कहलाते हैं। तो उस तरह से एक लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जिसकी वजह से इसका साइज छोटा जाता है, साइज छोटा होकर इतने यहाँ पे पहुंचता है। अब जब साइज छोटा है तो वहां से हमारी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। इसे आप एक्सेप्शन भी लिखते हो, इसे आप एक्सेप्शन भी लिखते हो। इस वीडियो में हम करेंगे इतना ही, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।